चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आया सामने। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीट से लड़ूंगा चुनाव, अभी तक मुझे खुद नहीं पता। उत्तराखंड के जंगलों में नहीं थम रही आग की घटनाएं, अब तक 313 आग की घटनाएं हो चुकी दर्ज। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर कसा तंज। हरीश रावत ने नौकरशाही को लेकर दिया बयान। चुनाव से पहले हल्ला गुल्ला सुनाई दिया, अब गायब हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां उपचुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव किस सीट से लड़ूंगा यह अभी मुझे खुद नहीं पता। मुझे कहां से चुनाव लड़ना है ये हाईकमान तय करेगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की भले ही जीत हो गई, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। बताते चलें कि मुख्यमंत्री धामी ने उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन यहां पर कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने जीत हासिल की। हालांकि प्रदेश में सत्ता में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई और मुख्यमंत्री पद का ताज धामी के सर पर ही सजाया गया, लेकिन इसके बावजूद सियासी गलियारों में अब ये सवाल तैर रहा है कि अब धामी आखिर किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ताकि वो संवैधानिक रूप से सीएम पद पर बने रहें। कुमाऊं मंडल से ही बीजेपी के 3 विधायक उनके लिए सीट खाली करने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन धामी ने अभी तक किसी भी सीट के लिए हामी नहीं भरी है। तो वहीं अब कैबिनेट विस्तार को लेकर भी इस सवाल पर जवाब में धामी बोले कि कैबिनेट विस्तार का जब समय आएगा तब किया जाएगा। बता दें कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार रुद्रपुर पहुंचे सीएम धामी ने कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। साथ ही उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद करने का भी वादा किया। और दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मनोज सरकार स्टेडियम में राष्ट्रीय यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। यहां पर 11 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में पुरुषों की 28 और महिलाओं की संख्या 23 टीम है, जहां पे इनकी 23 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इस चैंपियनशिप में 28 राज्यों की टीम भाग ले रही है। इसमें लद्दाख की टीम ने पहली बार भाग लिया, जहां मुख्यमंत्री ने पदक विजेता खिलाड़ियों को समूह ग और ख में सीधे भर्ती देने की घोषणा की है। बता दें कि इससे पहले उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबें हटाकर देखो, इस काव्य बोला था। आपको बता दें प्रतियोगिता में 8 टीमों के मैच हो चुके हैं, जिसमें पुरुष वर्ग में पंजाब ने झारखंड, तेलंगाना ने मणिपुर और साई ने मध्य प्रदेश और बिहार ने उत्तराखंड को हराया है। तो वहीं महिला वर्ग में हरियाणा ने पुडुचेरी और गुजरात ने बिहार, साई ने झारखंड और तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश की टीम्स को हराया। तो वहीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ करने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार खेल का बढ़ावा देने के लिए 2021 खेल नीति को लागू कर रही है, ताकि जिसके अंदर भी प्रतिभा है वो निकलकर सामने आए और आर्थिक रूप से जूझे, और जूझ रहे खिलाड़ियों को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है और सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार अब खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से खेल को बढ़ावा मिल सके और लोगों को आर्थिक संकट भी ना हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब कह दिया है कि प्रदेश में नौकरशाही को मार्गदर्शन की जरूरत है। दरअसल मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिरकार नौकरशाही से संवाद समाचार पत्रों के जरिए नहीं होता। अगर आपको संवाद करना है तो आपको फाइल में मंत्रिमंडल के निर्णयों में जहां आप निर्माण कर रहे हैं या फिर कोई निर्णय कर रहे हैं तो उस स्थल पर जाकर नेतृत्व देना पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर आप सामने से नेतृत्व कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नौकरशाही आपका अनुकरण करेगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में इस समय नौकरशाही की स्थिति चिंताजनक है। सचिव स्तर पर निर्णय लेने वाले लोग घट रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वो पिछले कुछ दिनों से एक अदद प्रमुख सचिव वित्त या फिर सचिव वित्त को अपने मन की तलाश कर रहे हैं और इसी के लिए 1 या फिर 2 नाम टकरा गए हैं, लेकिन उन नामों में निर्णायक रूप से मन ठहर नहीं रहा। ऐसे में राज्य के सामने कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं।
सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार में एक जबरदस्त दस्तक दी, तो वहीं मैंने भी शाबाश कहा। प्रदेश सरकार को संसाधन बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय करने होंगे, लेकिन सरकार में इस तरह की कोई भी सोच दिखाई नहीं दे रही। तो वहीं राज्य के सामने बढ़ती हुई बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है। साथ ही चुनाव से पहले हल्ला गुल्ला सुनाई दे रहा था, लेकिन अब गायब हो गया है। तो राज्य के शायद सभी प्रमुख विभागों के ढांचे चरमराए हुए हैं, मगर शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा चिंताजनक स्तर पर चरमरा चुका है। उसको व्यवस्थित करने की दिशा में कोई सशक्त पहल होती हुई नहीं दिखाई दे रही। हमारी रुचि भी यही जानने में है कि आखिर कितने अक्षम लोगों को राज्य सरकार चिन्हित करती है और उनको जबरिया सेवानिवृत्ति पर भेजा जाता है। मगर और भी बहुत से सारे कदम हैं जिसकी राज्य सरकार से अपेक्षा है कि वो उठाएं और फ्रंट से लीड करते हुए दिखाई दें। और स्वयं पर लग रहे गुटबाजी के आरोप से आहत होकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर विधानसभा में पार्टी गुटबाजी के कारण हारी है तो केंद्रीय नेतृत्व जांच कराए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जांच में दोषी पाया जाता हूं तो मुझे विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बतौर प्रीतम मेरे पास विकल्प है। चकराता की जनता ने मुझे चुनकर भेजा है और मैं उनके विधायक के रूप में काम कर रहा हूं। बता दें कि सोमवार को कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक प्रीतम ने यह बयान दिया है। इसके पहले वो रविवार को देर शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी मिले थे। राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग कभी अपनों से तो कभी अपने विरोधियों से मिलते ही रहते हैं, लेकिन कुछ मुलाकातों की टाइमिंग ऐसी होती है कि जिससे फिजा में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं और उनके मायने तलाश किए जाने लगते हैं। अब आपको बता दें कि रविवार देर शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस के कद्दावर नेता और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात से ठीक पहले कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता और उपनेता प्रतिपक्ष के नामों का ऐलान कर दिया था, जिस आशंका के चलते कांग्रेस आलाकमान एक महीने से फैसला लेने में टालमटोल कर रहे थे, तो वहीं समय आते आते सच साबित ही हो गया। प्रीतम सिंह का खेमा यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी, करण माहरा को तवज्जो देने के लिए भड़क उठे हैं और कई लोगों ने इस्तीफे की बात कही है। और आपको बता दें, कई लोगों के इस्तीफे ने प्रीतम खेमे की नाराजगी पर मोहर भी लगा दी है। इससे ठीक बाद अप्रत्याशित रूप से प्रीतम सिंह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने की वजह से कई तरह की चर्चाएं अब जन्म ले चुकी हैं। हालांकि इस मुलाकात के बारे में प्रीतम और मुख्यमंत्री दोनों के ही करीबी लोगों का कहना है कि चर्चा राज्य के विकास और बेहतरी को लेकर हुई, लेकिन मुलाकात जिस हालात में हुई है उसको लेकर सियासी पंडितों का यह मानना है कि पार्टी में अपनी रुसवाई से परेशान होकर प्रीतम अपने और अपनों के लिए सियासी विकल्प तलाश रहे हैं। और उत्तराखंड में 15 फरवरी से शुरू हुए फायर सीजन में अब तक 313 आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दरअसल उत्तराखंड के जंगलों में हर साल की तरह ही इस बार भी आग का तांडव देखने को मिला है। आपको बता दें कि इसमें इंसानी दखल मुख्य कारण माना जाता है। हर साल यहां पर सैकड़ों हेक्टेयर जंगल आग से खाक हो जाते हैं और इससे जैव विविधता, पर्यावरण और वन्य जीव का भारी नुकसान होता है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार भी बढ़ते तापमान के कारण जो अग्नि की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो स्थिति बीते वर्ष की तरह ही यादों को ताज़ा कर सकती है। जिस हिसाब से जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे बीते साल की याद ताज़ा हो रही है। आपको बताते चलें कि साल 2021 में प्रदेश में बीते 12 वर्षों में सर्वाधिक 2813 जो वन थे वो अग्नि की चपेट में आ गए थे, यानी आग की चपेट में आ गए थे, और इसमें करीब 3943.88 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ था, जबकि लाखों रुपए की क्षति का आकलन निकाला गया। इस दौरान आपको बता दें कि वनों की आग पर काबू पाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर्स को मोर्चे पर उतारना पड़ा था। साल 2021 में बीते 12 सालों में सर्वाधिक आग की घटनाएं रिपोर्ट की गई थी। हालांकि इससे ठीक पहले 2020 में अग्नि की जो बात की जाए तो वनों में आग लगने की बीते 12 सालों में सबसे कम मात्रा यानी कि 135 घटनाएं दर्ज थी। तब इसके लिए कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी के साथ ही समय समय पर बारिश भी होती रही। और अब आपको बता दें कि उत्तराखंड के वन विभाग में फॉरेस्ट फायर ऑफिसर मान सिंह कहते हैं कि जंगल में आग लगने की वजह 98% मानव जनित होती है। अक्सर ग्रामीण जंगल में जमीन पर गिरी पत्तियां या सूखे घास में आग लगा देते हैं ताकि उसकी जगह पर नई घास उग सके, और ये आग भड़क जाने पर बेकाबू हो जाती है। इसके अलावा
राह चलते लोग या पर्यटक की लापरवाही की वजह से भी प्रदेश के जंगलों में आग की बड़ी वजह बन जाती है। और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायक दल के उपनेता की नियुक्ति को परंपरागत जातीय क्षेत्रीय फॉर्मूले नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए और इसी से दूसरे नजरिए से इसे देखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के हार के लिए ध्रुवीकरण, मुफ्त राशन एक अहम कारण रहा। बता दें कि धोखाधड़ी की वजह से भी नुकसान पहुंचा, लेकिन ध्रुवीकरण और मुफ्त राशन ज्यादा असरदार कारण रहे। ऐसे में कांग्रेस में शीर्ष पदों पर नियुक्त और चुनावी हार की वजहों को लेकर उपजे हुए असंतोष को थामने के लिए सोमवार को प्रदेश प्रभारी आगे आए। यादव ने कहा है कि शीर्ष पदों पर नियुक्तियों को क्षेत्र और जातीय चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। हाईकमान एक नया नेतृत्व विकसित करना चाहिए और इसी के लिए बात अगर रही गढ़वाल मंडल की, तो आपको बता दें कि गढ़वाल मंडल की उपेक्षा की तो ऐसा नहीं है। वहां पर गढ़वाल के योग्य कार्यकर्ताओं को जल्द ही समायोजित किया जाएगा। उन्हें भी उनकी क्षमताओं के अनुसार ही जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। चुनावी हार के कारण पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की नाराजगी पर भी उन्होंने टिप्पणी करने से वो बचते नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को दी गई रिपोर्ट में गुटबाजी भी एक पहलू रखा है, लेकिन सांप्रदायिकता और मुफ्त राशन को भी मुख्य कारण माना गया। और यमुना नदी पर ग्राम जूडो में बनकर तैयार हुए व्यवसायी बांध को झील में पानी भरने का काम अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। यहां पर आपको बता दें कि पानी का स्तर बढ़ने के साथ ही डूबे क्षेत्र में आए हुए लोहारी गांव में सोमवार को ये पानी आ गया था। और आपको बताते चलें कि शाम को लगभग 3 बजे से गांव में पानी भरना शुरू हुआ। इसके बाद लगातार बढ़ते जल स्तर ने गांव के मकान, गौशाला, खेत खलिहान और पार्क जैसी जगहों पर जलमग्न हो गए। और यहां पर उधर परियोजनाओं के अधिकारियों का यह दावा है कि देर रात तक डैम के लिए निर्धारित जल स्तर की मात्रा को सुनिश्चित कर लिया जाएगा। बता दें कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश में मील का एक नया पत्थर साबित होने वाले 82 जल विद्युत परियोजना के लिए बनाए गए डैम में पानी भरने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। 120 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना प्रदेश को बिजली की समस्या से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परियोजना के लिए बनाए गए डैम में पानी भरने के दौरान डूबे क्षेत्र में आए लोहारी गांव में आज भी पानी भर गया है। तो वहीं गांव को जल विद्युत निगम और प्रशासन ने कई दिन पहले ही खाली करवा दिया था। हालांकि गांव में रहने वाले परिवारों को गांव में ही ऊंचाई पर बने राजकीय प्राथमिक विद्यालय और जल विद्युत निगम की कॉलोनी के 12 अन्य मकानों में शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही आपको बताते चलें कि परियोजना के प्रभारी अधिकारी और जल विद्युत निगम के सहायक महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने बताया है कि व्यासी डैम में पानी का स्तर फिलहाल 629 मीटर पहुंच गया है, जबकि देर रात तक जल स्तर के निर्धारित 631 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। बताया यह भी जा रहा है कि पानी की मात्रा पूरी हो जाने के बाद इसी हफ्ते से टरबाइनों से उत्पादित होने वाली बिजली को पावर ग्रिड तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी के अलावा अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश को परियोजनाओं से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीणों को निर्धारित मुआवजा और अन्य तमाम प्रकार के देय का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। इसके अलावा परिवारों को अब अस्थायी रूप से रहने के लिए 6 महीने का किराया देने की भी व्यवस्था निगम के माध्यम से की गई है। और पहाड़ों की रानी मसूरी में भी रोपवे सैलानियों के बीच बेहद लोकप्रिय जगह बनती जा रही है। देवघर हादसे ने यहां की सुरक्षा के बारे में भी अब लोगों को बेचैन कर दिया है। दरअसल मसूरी के रोपवे संचालकों ने यह दावा किया है कि यहां रोपवे सुरक्षित है। इसमें सुरक्षा पर और भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें कि मसूरी नगर पालिका मॉल रोड पर झूला घर करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गन हिल तक पहुंचने के लिए रोपवे का संचालन करती है। रोपवे को पालिका ने ठेके पर दिया है और मसूरी में नगर पालिका द्वारा रोपवे से संचालित एक ट्रॉली ऊपर जाती है और एक नीचे आती है। रोपवे नगर पालिका परिषद के मद्देनजर अब आपको बता दें कि अमित पंगवाल ने बताया है कि एक ट्रॉली में करीब 12 लोग सवार हो सकते हैं। अगर यात्रियों का वजन अधिक है तो ट्रॉली में लोगों की संख्या कम कर दी जाती है। उनका यह भी दावा है कि ये ट्रॉली की सुरक्षा में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाती। तो वहीं इमरजेंसी की दशा में ट्रॉली को संभालने के लिए 3 मोटर लगाने के साथ ही हैंडलिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं।
साथ ही थ्रेसर और सेंसर्स ब्रेक भी लगाए गए हैं। रेस्क्यू के लिए प्ले हैंडलिंग सिस्टम भी लगाया जा चुका है और दावा यह भी किया जा रहा है कि हर दिन संचालन से पहले ट्रॉली की चेकिंग की जाती है और साथ ही हर तीसरे महीने में रोपवे की रोप को बदल दिया जाता है। आपको बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने दावा किया है कि मसूरी में ट्रॉली के संचालन में सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाता है। आईआईटी रुड़की से हर 6 महीने बाद मसूरी रोपवे की चेकिंग करने के बाद सेफ रनिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद ही रोपवे का संचालन किया जाता है। मसूरी देहरादून रोड पर स्थित भट्टा गांव के पास से प्राइवेट रोपवे संचालकों ने भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने का दावा किया है।